बच्चों, आज हम मधुर भाषण जो है गद्य पाठ उसका और एक पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। अंश, दूसरा अंश, प्रथम पृष्ठ का। देखो, एक ही बात को हम कर्णकटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। एक ही बात को, जैसे मैंने उस दिन बोला था उस प्रथम अध्याय में मधुर भाषण का, जो कर्णकटु, जो शब्द कान को अच्छे नहीं लगते उसे कहते हैं कर्णकटु शब्द। इसीलिए हमें अच्छे वचन, मधुर वचन बोलने चाहिए। तो एक ही बात को हम कर्णकटु शब्द में भी कह सकते हैं और मधुर वचन में भी कह सकते हैं। जाहिर है मधुर वचन ही सबको अच्छा लगेगा और कर्णकटु तो कोई भी पसंद नहीं करता। तो वाणभट्ट जब मरने वाला था, वाणभट्ट कौन है? वाणभट्ट कादम्बरी पुस्तक उन्होंने अधूरी छोड़ दी थी, उनका देहांत हो गया था। तो उस समय जब वाणभट्ट का देहांत हो गया तब प्रश्न ये उठा, वाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। उनकी जो कादम्बरी थी वो अधूरी रह गई थी। इतनी बड़ी महाकाव्य, खंडकाव्य, तो उसे पूरा कौन करेगा? तो उन्होंने क्या किया, बाणभट्ट ने, अब मरने वाले थे, बहुत ही स्वास्थ्य खराब थी, तो उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े जो उनके दो लड़के थे, बड़े लड़के ने कहा शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्रे। इसका मतलब है शुष्कं सुखिला, काष्ठं काठ, तिष्ठत्यग्रे आगरे शोभा पाउछि, तिष्ठ्य आगरे शोभा पाउछि। तो दूसरे लड़के ने उसी वाक्य को ही अपने ढंग से कहा कि नीरस तरुबर बिलसति पुरतः। नीरस जिसका रसहीन जो हो गया है तरुबर वृक्ष, वह बिलसति है पुरतः आगे खड़ा है। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। एक ने पूरी तरह संस्कृत निष्ठ शब्द, वो भी बहुत कठिन शब्दों में बोला, तो दूसरे ने उसे थोड़ी सी भाषा देकर कर्ण को अच्छा लगने वाला ऐसे बोला, नीरस तरुवर बिलसति पुरतः। वाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। क्यों? क्योंकि दोनों के जो भाषा को व्यक्त करने का जो तरीका था वो अलग अलग था। एक ने सिर्फ बहुत ही कठिन शब्दों का इस्तेमाल करके अच्छा लिखने का प्रयास किया, अच्छा बोलने का प्रयास किया, पर दूसरे ने उसे भाव संबंधित करके भाषा में भाव को संबंधित कर दिया और बोला। तो अगर हम कोई लिखते हैं काव्य ग्रंथ, तो जो पाठकों को पसंद आएगा उसी भाषा में हमें लिखनी होगी, नहीं तो कोई भी उस ग्रंथ को पढ़ने में रुचि नहीं रखेगा। इसीलिए वाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। हम अलग अलग प्रकार से शब्द संयोजन करते हैं। किसी को किस प्रकार की शब्द रचना अच्छा लगता है। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। हम साधारण जो बोलते हैं उसमें भी कई बार क्या होता है, अलग अलग प्रकार के हम बोल जाते हैं। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? जो भाव हमारे मन में पैदा होते हैं उन्हीं भावों को अगर हम सुव्यवस्थित ढंग की भाषा से व्यक्त करते हैं तो वही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। अच्छा, साहित्यिक जो लिखता है सिर्फ वही साहित्यिक नहीं, जो दो मित्र के मन में अगर दो
मनुष्यों के मन में अगर गलत फहमी है, उसे अगर कोई दूर कर देता है और मित्र बना लेता है दोनों को, रूठे हुओं को, तो उसे हम सच्चा साहित्यिक वही होता है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। वार्तालाप की शिष्टता, अगर हम कोई कुछ कहते हैं उसमें अगर शिष्टता नहीं होगी, अशिष्टता भरी बात करेंगे, तो उससे मनुष्य को कभी किसी से आदर प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें शिष्टता भी हो, भाषा मधुर भी हो, वचन सुंदर भी हो और दूसरों के मन को लुभाने वाली हो और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती। वैसी ही मनुष्य को समाज में सफलता मिलती है जिन्हें वार्तालाप करने की शिष्टता मालूम है। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है। कभी कभार हम देखते हैं कि जैसी पोशाक और चाल ढाल है उसे देखकर ही हम सोच लेते हैं कि मनुष्य बहुत सभ्य हुआ होगा, मनुष्य बहुत ही सभ्य है। किंतु विष भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं। विष भरे कनक घट, विष मतलब जहर, कनक घट, कनक मतलब स्वर्ण, घट मतलब हंडी जिसे कहते हैं मटका। तो स्वर्ण पात्र में विष रखने जैसा वो अवस्था है। अगर हम अच्छे पोशाक और चाल ढाल पहन लेते हैं पर हमारे मन में या बोली कड़वी होती है तो हम विष भरे कनक घटी हैं। सुंदर दिखना बड़ी बात नहीं, बातों में वही सुंदरता आनी चाहिए। विष भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है, जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को, वो प्रभाव ऊपरी होता है। पोशाक का मान जब भाषण से पुष्ट नहीं होता है तब तक स्थायी नहीं होता। हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे पोशाक पहनेंगे, पर जब बात निकलेगी मुंह से तो अनाप शनाप अशिष्टता भरी भाषण अगर होंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। चाहे पोशाक कितनी भी अच्छी हो और मुखड़ा जो है वो कितना ही सुंदर लुभावना हो, जब तक बात अच्छी नहीं होगी, जब तक हम भाषण से दूसरे के मन को खरीद नहीं सकते, तब तक वह स्थायी नहीं होता। मधुरभाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है। जो मधुरभाषी होती हैं सिर्फ मधुर बोल दो और सिर्फ बातें ही करते रहो और काम में कुछ न लाओ, तो उन्हें कहते हैं बातूनी। सिर्फ बातें ही करना, बड़ी बड़ी बातें करना ही जानता है। तो इसीलिए जो मधुरभाषी होते हैं उन्हें जो करना होता है, जो कहते हैं वही करते हैं। अगर हम अच्छे उपदेश भरे वाणी सुनाते, उसी प्रकार से अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई हमारी बात को सुनेगा नहीं। बाद में कहेगा हाँ वो तो वो कर लेता है इसीलिए वो बोलता है। नहीं, कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी। अगर हम कोई काम करते हैं तो वचन पहली सीढ़ी है। वचन अच्छे बोलेंगे, उसी हिसाब से हम अपने कर्म करते जाएंगे, तभी हम मधुर भाषी, अच्छे आदमी, सज्जन व्यक्ति कहलाएंगे। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। जो मधुर वचन होता है, अगर बच्चे को माँ की आश्वासना मिल जाती है तो वह बहुत बड़े बड़े भय और आतंक से वो दूर हो जाता है। केवल एक मधुर वचन, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तो ये जो मधुर वचन ये विश्वास उत्पन्न कर देता है और भय और आतंक का परिमार्जन कर देता है। परिमार्जन मतलब त्याग। जो बच्चों के मन में भय और आतंक रहता है उसे कौन परिमार्जन कर देता है? मधुर वचन, माँ की या पिता की। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुंह से अनाप शनाप निकलेगा और जो उनसे बात कर रहा होता है उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। अगर हम सामाजिक हैं, समाज में रहते हैं, तो व्यवहार के लिए हमारे विचारों का आदान प्रदान अगर हम नहीं करेंगे तो कोई हमारी बात को समझेगा नहीं। और भाषा की सार्थकता इसी में है
कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। इसीलिए भाषा की सार्थकता किसमें है? अगर हम अपने वचनों से दूसरों पर प्रभाव डालने में कामयाब हो सकें तो वही हमारी भाषा की सार्थकता है। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरों को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। एक शब्द, जैसे मैंने बोला था उस क्लास में कि खा भूंज गिड़, तो शब्दों में 3 शब्द हैं, पर शब्दों में जो अंतर है उस अंतर को हमें समझकर उसी हिसाब से बात बोलनी होगी। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि इनके पीछे टकसाली भाव भी ना हो, नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति वे बेकार रहेंगे। टकसाली भाव, किसी को चिढ़ाने की भाव, किसी को चुगली करने का भाव। अगर हम बोलते हैं मधुर वचन तो उसमें चिढ़ाने की भाव भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुलम्मे के सिक्के की भांति वो बेकार रहेंगे। जिसे मुलम्मे के सिक्के को कोई नहीं पूछता, उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू मतलब मूल्य। उसी प्रकार अगर हम अच्छे वचन, मधुर वचन बोलेंगे पर उसमें टकसाली भाव होंगे तो वो वचन भी किसी काम की नहीं है। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। अगर हम हृदय में कड़वाहट भर के रहेंगे और उस हिसाब से मधुर वचन बोलेंगे तो उसका योग कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जैसा हम वचन बोलेंगे उसी हिसाब से अगर हम कर्म करते रहेंगे तो मनुष्य बंध्य हो जाता है। बस इतना ही आज के लिए। इनमें से जो कठिन शब्द हैं उन्हें निकालो और अपनी कॉपियों में लिखकर छोटे छोटे वाक्यों में इसका प्रयोग करना सीख लो।